हम अपने साथी देवेंद्र भाई बलहारा का स्वागत करते हैं। मीनाक्षी, उन्हें फुल स्क्रीन, हाफ ऑफ स्क्रीन पर लें आप। बहुत स्वागत है नमस्ते आशुतोष। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा। ये जो आज जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, उस कार्यक्रम का एजेंडा यह है कि अब भारत में संपूर्ण रिफॉर्म, वो धूर्तता वाली रिफॉर्म नहीं जो किसी जमाने में 1974 में हुआ और आज उनके बारिश किस प्रकार के अभद्र, करप्ट, बेईमान साबित हुए हैं, वो संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता नहीं है। सही मायने में संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। डॉक्टर देवेंद्र, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि हां, देश में क्रांति की आवश्यकता है और जनता को दोबारा जगने की आवश्यकता है? आप भी ये स्वीकार करते हैं? नमस्ते आशुतोष भाई, और बाकी सभी दर्शकों को भी मेरी नमस्ते। नमस्ते। मैं आपको अगर आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि संपूर्ण क्रांति की जहां मैं आपको बात करूं, और जिस 1974 की आपने बात की है, 77 में जो आप मेरे ख्याल से जेपी आंदोलन की बात कर रहे थे कि संपूर्ण क्रांति हुई और जेपी आंदोलन से इस देश ने ऐसे ऐसे नेताओं को मतलब पैदा किया। बाद में वो नेता अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बने और फिर उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया और देश को गर्त में डाला। मैं इस बात को आगे फिर लेकर के जाऊंगा कि ये बात अगर दोबारा भी होती है तो दोबारा भी ऐसा होगा, ये तय है। उसका कारण क्या है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 1977 की क्रांति भी वैसे ही क्रांति थी जैसी अब आज के टाइम पर आंदोलन किए जा रहे हैं और करवाए जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि जब निपा वायरस का ट्रायल होता है तो ऐसी जगह पर ट्रायल हो रहा है जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। केरल के अंदर कम्युनिस्ट की सरकार है। मैं देखता हूं कि पिछले 20-30 सालों में कम्युनिस्टों ने एक ऐसा जाल बिछाया आंदोलन करने का, और एक इस तरह से इतना यूनियन बना दी अपने सिस्टम के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते कि आज अगर रोडवेज में चले जाओगे आप तो 13 यूनियन है। सबसे पहली यूनियन आपको मिलेगी वो कम्युनिस्टों की मिलेगी। टीचर्स में जाएंगे तो वहां आपको 20+ यूनियंस मिलेंगी, लेकिन वहां सबसे पहली यूनियन कम्युनिस्टों की मिलेगी। मैंने कहा कि ये लोगों ने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया तो नई यूनियन बनी थी, या इसका कोई और कारण रहा था? क्योंकि मैं क्रांति की दिशा वहीं से आंदोलनों से होकर गुजरती है, तो आंदोलन करने का काम ये यूनियन करती है। तो जब उसकी थोड़ी गहराई में जाकर के देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी एक यूनियन बना ली। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने उस आदमी को पकड़ा जिसके अंदर भी थोड़ा सा अपनी पावर चलाने का, अपनी सत्ता दिखाने का, अपने आप को प्रेजेंट करने की भूख थी, और उसको पकड़ करके उसे समाज के अंदर स्थापित करने के लिए उनको एक नई यूनियन का प्रधान बना करके खड़ा कर दिया। इसी तरह से जब किसी एक स्टेट के अंदर जब ज्यादा विरोधाभास होने लगे और 3-4 नेता बनने लगे, तो उनमें से किसी एक नेता को पकड़ के ये बोल दिया जाता है कि तुम एक काम करो, तुम एक नया स्टेट बनाने की एक आवाज उठाओ और तुमको उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ये पहले हुआ भी है, और पहले जिसने भी संघर्ष किया और उसके बाद में वो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी बन गया। अभी फिर इस देश के अंदर दोबारा ऐसे हालात बने हैं कि जो सत्ताधारी दल है वो इंटरनेशनल माफिया के दबाव में आकर के अपने ही देश के लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे अनावश्यक दबाव बन रहे हैं कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब ये गुस्सा एक वक्त में ऐसा बढ़ेगा और एकदम से ऐसा फूटेगा कि देश में फिर से क्रांति होगी। लेकिन उस क्रांति को उसी तरीके से मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल जो गैंग है, उस गैंग ने पहले ही तैयारियां कर रखी है। उन्होंने पहले ही पॉइंट आउट किया हुआ है कि किस व्यक्ति को मीडिया में जाने का चस्का है, किस व्यक्ति को मतलब लोगों के बीच जाने का चस्का है, किसको पैसा कमाना है, किसको सत्ता हथियानी है। वो लोग बात करते हैं लगातार। जैसे हमारे ही संगठन के अंदर बात करते हुए एक व्यक्ति मंच से बोलेगा कि हमें अपनी सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए तो हम कोई चेंज कर पाएंगे, अगर हम पावर में होंगे तो चेंज हम कर पाएंगे, ऐसा कोई बात बोल रहा है। जहां फिर मेरी बोलने की बारी आती है तो मैं बोलता हूं कि जो आखिरी आदमी है समाज का, उसको जगाए बिना आप सत्ता हासिल कर भी लोगे तो आपको बेईमान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको चलाने के लिए इन्हीं जो
ब्यूरोक्रेट्स है, इनकी मदद लेनी पड़ेगी। आपको इन नेताओं का बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको इस पूरे के पूरे सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा और वो लॉबिंग दोबारा से होकर आपकी आवाज नहीं एक आ रही नेता है। को